नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस के पोस्ट बजट एडिशन में। मैं हूं दीपक यादव। बजट बीत चुका है, फाइन प्रिंट भी आ चुके हैं और अब हर सेक्टर अपने फायदे नुकसान की कैलकुलेशन कर रहा है। इस बजट भी इंफ्रा सेक्टर पर शानदार फोकस रहा। 12,20,000 करोड़ के भारी भरकम कैपेक्स का ऐलान किया गया। छोटे शहरों के विकास के साथ ही मंदिर नगरों पर इस बार फोकस रहा है। इन्हें सिटी इकोनॉमिक रीजन के तहत अगले 5 साल में 5,000 करोड़ का फंड रखा गया है इनके लिए, और शहरों को ग्रोथ सेंटर बनाने के लिए खास फाइनेंसिंग मॉडल लागू करने की बात की गई है। इंफ्रा सेक्टर में प्राइवेट निवेश को बढ़ावा देने के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड और सरकारी संपत्तियों के लिए डेडिकेटेड रीट्स की एक योजना लाई गई है। CCUS यानी कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज तकनीक पर 20,000 करोड़ का निवेश कर पावर, स्टील, सीमेंट, रिफाइनरी और केमिकल सेक्टर में कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य तय किया गया है। PMAY अर्बन के लिए 21,625 करोड़ का आवंटन हुआ है। परिवहन के क्षेत्र में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। बड़े शहरों के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड पर 100 करोड़ का इंसेंटिव और मैन पावर सर्विसेज पर स्पष्ट TDS नियम लागू किए जाएंगे। डाटा सेंटर और क्लाउड सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स हॉलिडे मिलेगा और भारत को ग्लोबल डेटा हब बनाने की तैयारी तेज होगी। हालांकि रियल एस्टेट सेक्टर ने जो उम्मीदें की थी वैसा कुछ नहीं आया, तो रियल्टी सेक्टर से कुछ खास दिग्गज जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि उनका एनालिसिस क्या कहता है, बजट 2026 को लेकर उनका पूरा मूड माहौल क्या है। सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका मैं आपसे परिचय कराता हूं। मेरे साथ हैं जी रामा रेड्डी, प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं क्रेडाई के। मिस्टर गुलाम जिया हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नाइट फ्रैंक इंडिया के। और मिस्टर सौरभ गर्ग हैं, को फाउंडर एंड CBO nobroker.com। तो राम सर, गुलाम सर और सौरभ जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले राम सर आपके पास आएंगे और आपसे मैं समझना चाहूंगा कि बजट में इंफ्रा और कनेक्टिविटी पर बड़ा फोकस है, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सीधे टैक्स या सब्सिडी नहीं बढ़ी है। आप लोगों ने जो उम्मीदें की थी वैसा कुछ नहीं आया। कहां चूक हुई कि आप अपनी बात वित्त मंत्री के सामने रख नहीं पाए, या रियल एस्टेट के बढ़िया प्रदर्शन के चलते कुछ सीधी तौर पर नहीं मिला? मेनली जो फोकस आप जैसा बोला है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत फोकस किया है। दैट इज वेरी गुड। द इन्वेस्टमेंट व्हाट गोस इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट जाता है वो रियल एस्टेट को डेफिनेटली इनडायरेक्टली बेनिफिट होता है। हम मेनली एक चीज में हम बहुत डिसअपॉइंट हो गया, वो ये अफोर्डेबल हाउसिंग का डेफिनेशन को बदलाने को अपन रिक्वेस्टेड मेनी टाइम्स, यू हैव बीन रिक्वेस्टिंग कंटिन्यूअसली। ये अफोर्डेबल हाउसिंग का डेफिनेशन 2017 में 45 लाख का कैप लगाया है। 2017 नाउ वी आर इन 2026 में आ गया। सो इतने साल में नाउ वी हैव एंटर्ड 9th ईयर, कितना लैंड का कॉस्ट कितना बढ़ा है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना बढ़ा है, एवरीथिंग हैज गॉन अप। सो आज भी वही 45 लाख का आप लगाए तो कहाँ आएगा अफोर्डेबल हाउस आपको, स्पेशली बड़ा शहर में किधर मिलता है आपको? सो वेरी 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 डिफिकल्ट। सो उसके लिए वी रिक्वेस्टेड అంటే मल्टीपल मीटिंग्स आपने बताया, पहुंचा नहीं बोल के नहीं, वी हैव पुट आवर क्रेडाई नेशनल की तरफ से पूरा एफर्ट्स लगाया है। नीति आयोग से मीट हो गया, मीटिंग हुआ है, हाउसिंग मिनिस्ट्री मीटिंग हुआ है, एंड पार्लियामेंट्री कमेटी था, कैबिनेट सब कमेटी में, पार्लियामेंट्री कमेटी में उधर भी रिप्रेजेंटेशन किया था। हाउसिंग फाइनेंस मिनिस्टर्स को भी रिप्रेजेंट दिया है। एवरीवेयर क्रेडाई हैज पुट बेस्ट एफर्ट्स, सभी जगह दिया है, ओनली टू इंक्रीज दी थ्रेशोल्ड। वो तो कैप जो 45 लाख है उसको एटलीस्ट 90 लाख तक उम्मीद कर रहे थे अपन पूछे है। एंड इवन वी हैव आस्क्ड, इवन वो भी पूछ रहा था 60 स्क्वायर मीटर का, अब इन मेट्रो में 90 स्क्वायर में नॉन मेट्रो में, उसी का भी अगर बड़ा है तो अच्छा होगा। दिस डायरेक्ट बेनिफिट गोज टू दी होम बायर्स ओनली। अपने बिल्डर को कोई फायदा ना रहता इसमें। बिल्कुल। अभी किधर बन रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग, किधर बन रहा है? अपन उतना रिकॉर्ड दिखाइए, उसमें ज्यादा अफोर्डेबल नहीं बन। 45 लाख के अंदर किधर मिल रहा है? हैदराबाद शहर में किधर, एक वेरी वेरी रिमोट एरिया में होता है। सो आम आदमी जो होता है, जो मिडिल इनकम ग्रुप वाला, उससे लो इनकम ग्रुप वाला को वो बहुत मुश्किल हो रहा है। सो अगर ये तो गवर्नमेंट को ज्यादा कुछ नुकसान भी नहीं होता है। सो आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस। अरे इसको ध्यान क्यों नहीं दे रहा, हमारा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल, गुलाम सर आपके पास आएंगे और आपसे मेरा सवाल ये होगा कि हाई स्पीड रेल और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर से नए माइक्रो मार्केट बनने की बात हो रही है। डेटा के आधार पर बताइए कि क्या भारत में पहले बने इंफ्रालेट कॉरिडोर वास्तव में सस्टेनेबल रियल एस्टेट ग्रोथ दे पाए हैं या फिर शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन है?
दीपक जी, बहुत शुक्रिया मुझे अपने थैंक यू इस सर। प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करने का। मोस्ट वेलकम सर। हमेशा की तरह बहुत लुत्फ आता है आपसे और आपके सारे को पैनलिस्ट से बात करना। इज ऑलवेज अ प्लेजर। बजट की बात चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का फोकस है और आपने बात शुरू कर दी है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स की। तो मैं इस पे आवश्यक समझता हूँ जिक्र करना, और चूंकि आप का सवाल भी इससे सीधा साधा जुड़ा हुआ है कि क्या ये सिर्फ बातें हैं या सिर्फ इनमें सच्चाई कितनी है और कितना एक्चुअल इससे लोगों को फायदा होता है। आपकी तवज्जो मैं दिलाना चाहूंगा, जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर ऑलरेडी तैयार हो रहे हैं और एक्चुअली जो जो कुछ हो रहा है, जो अनाउंसमेंट हुए हैं वो बेहतर है, लेकिन उससे और बेहतर किया जा सकता है। उसकी भी मैं एग्जांपल, इस एक मिसाल को आपके सामने रखना चाहूंगा कि दिल्ली में इस समय आरआरटीएस का प्रावधान किया जा रहा है। रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रीजनल रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये, जो सीपी कनॉट प्लेस, दिल्ली का, दिल्ली शहर का दिल कहते हैं जिसे, जो सेंटर है, मीरठ से सीपी, ऑलरेडी ये हाई स्पीड रेल तैयार हो चुकी है, रन हो रही है। जिसके चलते आप मीरठ से कनॉट प्लेस का जो फासला अब तक के 2 घंटा लेता था, अब आज 1 घंटे से कम में 50-55 मिनट में आप मीरठ से कनॉट प्लेस पहुंच जाते हो। इसका दूसरा, जो ये एक्चुअली एक तीन रास्ते हैं जो सीपी को कनेक्ट कर रहे हैं। एक जो मीरठ से कनेक्ट कर रहा है, जो यूपी उत्तर प्रदेश का शहर है। दूसरी ओर आप जयपुर तक पहुंच रहे हैं, इस समय अलवर कनेक्ट हो रहा है, और जो आगे बढ़ के मुकम्मल होने तक के आप जयपुर को कनेक्ट कर जाओगे। आप इमेजिन कीजिए, हाई स्पीड रेल से दिल्ली से जयपुर आप 1.5 से 2 घंटे में पहुंच जाओगे। इसी प्रकार एक तीसरा जो कॉरिडोर हरियाणा में इसी कनेक्ट को, सीपी को कनेक्ट करता हुआ जाएगा, सोनीपत पानीपत तक जा रहा है। तो आप ये इमेजिन कीजिए, ये जो रीजनल रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन रहा है, हाई स्पीड रेल है ये आपके लोगों को सीपी तक लाने में जो मदद करेंगे। जो ट्रेवल टाइम श्रिंक हो रहा है, वो काबिल जिक्र है कि जहां पर पहले 2 घंटे 3 घंटे लगते थे, अब वो आप 1 घंटे में वो फासला तय करने वाले हो। आगे बढ़ के जब इसी रेल कॉरिडोर पर 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जब ट्रेनें चलना शुरू हो जाएंगी, आप इमेजिन कीजिएगा। और इसका जिक्र अब मैं आता हूं, जो इस बजट में जिसका जिक्र किया गया, कि मुंबई से पूना आप 55 मिनट में पहुंचने वाले हो। आप समझ रहे हो, ये फर्क है। और यही हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा फ्यूचर है। आप ये समझें कि अगर आप जब जब भी जापान की तरफ आप रुख करते हो, वो आपको एक एग्जाम्पल एक बताता है कि किस तरह बिल्कुल। 300-400 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनें मुल्क के सारे लोगों को करीब ले आती हैं। वही अगर आप इस समय आप बात कर रहे हैं मुंबई से पूना 1 घंटे, मुझे याद है बचपन में, और आज से शायद ये 50-60 साल पुरानी रेल है हमारी, डेक्कन क्वीन जिसे कहते थे हम। ये मुंबई पूना को सालों से जोड़ते चली आ रही है, जो कम से कम 3.5 से 4 घंटे लेती है। अब आप ये देखें, वो 3 से 3.5 घंटे श्रिंक होके 1 घंटे से कम हो गया। अब मुंबई से पूना के दरमियान जितनी भी लोकेशंस हैं, आपका सवाल यही था ना कि जो टियर 2 लोकेशंस हैं उनके बारे में क्या होना है। आप ये देखें, चाहे वो लोनावला हो, चाहे वो इस प्रकार के और बहुत सारे जो छोटे शहर हैं, टियर 2 लोकेशंस हैं, वो सारे के सारे हब एंड स्पोक मॉडल के चलते नई डेस्टिनेशंस क्रिएट करने जा रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए, कल को जब यही चीज बैंगलोर में होगी, बैंगलोर से मैसूर, बैंगलोर से मैंगलोर, बैंगलोर से चेन्नई, ये सारे शहरों को जब आप हाई स्पीड रेल से जाहिर तौर जोड़ते पर। चलो, तो वो सारे शहर, जो बिल्कुल। आज हम रियल एस्टेट में केवल 7 या 8 ही शहरों को तस्वुर कर पाते हैं, कल ठीक। आप हर उस एक शहर के साथ 5 और शहर जोड़ते चलोगे, कम से ठीक। कम 50 शहर आपके सामने आने वाले हैं जो नए बिल्कुल। होंगे। सौरभ जी, आपके पास आते हैं और आपसे सवाल ये होगा कि बजट इंफ्रा ड्रिवन ग्रोथ की बात करता है, लेकिन एंड कंज्यूमर को कोई इमीडिएट फाइनेंशियल राहत नहीं मिलती दिखी है। आपका एनालिसिस क्या कह रहा है रियल्टी सेक्टर के मौजूदा हालातों को देखते हुए? तो दीपक जी, आपने सही बोला कि बजट में एंड कंज्यूमर के लिए कुछ भी मीनिंगफुल नहीं है। एंड अगर आप देखेंगे तो हमने ये भी थोड़े टाइम पहले एक रिपोर्ट निकाली है, उसमें हमने देखा कि 1 करोड़ के नीचे जो लोग घर खरीदना चाहते हैं वो एकदम ही इस टाइम प्राइस्ड आउट हैं। उनको कोई सप्लाई नहीं मिल रही है, कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहे हैं घर खरीदने के लिए। तो अगर आप वेरियस सिटीज देखें, जैसे कि आप अभी राम सर ने बात करा हैदराबाद का, तो हैदराबाद में ऑलमोस्ट 84% यूजर्स जो कि 1 करोड़ से नीचे का घर खरीदना चाहते हैं उनको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। सिमिलरली गुड़गांव में ऐसा 79% लोगों के साथ है।
बॉम्बे, पुणे, बैंगलोर में 42% के करीब है, पुणे में 39% है। तो आई थिंक बहुत ही लार्ज परसेंटेज ऑफ जो ये हमारा मिडिल क्लास है, 1 करोड़ के नीचे जो घर खरीदता है, उसके पास आज के दिन में कोई ऑप्शंस नहीं है। करेक्ट। एंड इसी का ये सीधा सीधा बजट से हम लोगों को लग रहा था कि कुछ सोल्यूशन इसका मिलेगा। बिल्कुल। एंड एक चीज जो अच्छा, जैसे गुलाम सर ने भी बोला कि कनेक्टिविटी अच्छी कर दी है स्मॉलर सिटीज से, तो वहां से लोग के लिए ट्रैवल इजी हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरठ या जयपुर जैसे शहर में भी 45 लाख में कुछ नहीं मिलता है। तो अगर वो कनेक्टिविटी बढ़ भी गई है, बिल्कुल। वहां पे भी अगर कोई सोचेगा जाके कि मुझे घर खरीदना है, तो वहां भी 45 लाख में इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मतलब मेरठ शहर में तो 8,000 का रेट चलता है अभी, जयपुर में इससे भी ज्यादा रेट चलता है पर स्क्वायर फीट। तो बहुत ही मुश्किल है कि जो लोग मिडिल क्लास है या फिर लोअर इनकम ग्रुप हैं, उनको कोई ऑप्शंस मिल सके। एंड लाइक राम सर ने मेंशन किया कि डेफिनेशन 9-10 साल पुरानी है। इनकम डेफिनेशन तो और भी पुरानी है। इनकम डेफिनेशन तो 2014-15 की है, तो ऑलमोस्ट 11 साल है उसको, जहाँ पे आप ईडब्ल्यूएस एंड मिडिल इनकम ग्रुप और लो इनकम ग्रुप का डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक इन सबका ही रिविजन करने का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी एकदम ही अर्जेंसी है। अदरवाइज एक तरफ रियल एस्टेट हो गया है जो कि केटर कर रहा है 2 करोड़ प्लस वाले कंजम्पशन वालों को, जहाँ पे अच्छा भी कर रहा है, बट जो आपका पूरा मास है 1 करोड़ से नीचे वाला मिडिल क्लास, वो पूरा ही लेफ्ट आउट फील कर रहा है। राम सर, सिटी इकोनॉमिक रीजन यानी सीईआर के तहत टियर 2 और 3 शहरों में भारी निवेश का वादा है, लेकिन आज इन शहरों में अप्रूवल डिलेज, लोकल बॉडीज की क्षमता और फाइनेंसिंग एक बड़ी चुनौती है। क्या आपको लगता है कि ग्राउंड लेवल पर यह मॉडल वाकई काम करेगा? नहीं, डेफिनेटली कुछ फायदा तो होगा। जो गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव ले, डेफिनेटली उसका फायदा होगा, मगर उसके और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। स्पेशली आई टॉक लिटिल मोर अबाउट इवन अफोर्डेबल हाउस। और थोड़ा जो अफोर्डेबल होम्स बनाता है ना, उसके लिए इंस्टेड ऑफ 18% जीएसटी ब्रिंग डाउन टू 5%। जो कॉन्ट्रैक्ट अपन देते हैं ना, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, नहीं तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, अगर वो बढ़े तो थोड़ा और उनको ये हो जाएगा, कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम हो जाएगा। इवन स्टेट गवर्नमेंट्स आल्सो शुड एनकरेज अफोर्डेबल हाउसिंग। रिसेंटली अपना तेलंगाना गवर्नमेंट का राइजिंग तेलंगाना में, तो अपना वो हाउसिंग मिनिस्टर को मैं बताया था। सो मैं क्या बता रहा हूँ, इसमें जो रजिस्ट्रेशन एंड स्टैंप ड्यूटी का 7.5% है तेलंगाना में, एवरेज लिए तो 8-9% के ऊपर है पूरा देश का लिए। हाँ, तो उसका भी 1%, 2%, 3%, जो भी, मतलब शुड एनकरेज दी, मतलब उनको दिए तो वो बेनिफिट हो जाता है, नहीं तो बहुत बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगा। जो गवर्नमेंट का फोकस मेजरली फ्यूचरिस्टिक है, दैट इज डेफिनेटली आई मीन वेलकमिंग। जो अपना देश जैसा अभी वर्ल्ड का इकोनॉमी का देखे तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है। टू फेस दैट फ्यूचरिस्टिक, जो भी अभी डाटा सेंटर के कंप्लीटली दे आर वेलकमिंग। आई मीन टू 2047 तक तो कोई टैक्सेस ही नहीं पूरा दिया है। विद दैट डेफिनेटली सम आई मीन lot of investments going to come. Futuristic है. Looking at the future of the country, definitely the budget is good. But it's a small thing, very very small thing. आपने जो पूछा है वो मांग very very, अबे कोई गवर्नमेंट के ऊपर कोई मतलब बर्डन ही नहीं होता है। सीईआर पर आपसे भी सवाल लेना चाहूंगा मैं गुलाम सर। एक बात तो साफ है कि सरकार छोटे शहरों की कनेक्टिविटी और इंफ्रा को मजबूती देने की कोशिश कर रही है। आपके डेटा के अनुसार क्या इन शहरों में रियल डिमांड दिख रही है? सप्लाई डिमांड का संतुलन कैसा है? इसके अलावा कोई जोखिम भी देख रहे हैं आप? अगर आप मुझे इजाजत दें तो अब तक के जो डिस्कशन हुआ उसके ऊपर थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहूंगा, फिर आपके सवाल की तरफ आऊंगा। कि उमूमन जब जब भी बजट आता है, बजट के बारे में ये सब शुरू हो जाता है कि डेफिनेशन, अफोर्डेबल हाउसिंग का डेफिनेशन चेंज कीजिए। देखिए, बजट मुझे नहीं लगता इस चीज के लिए बना है। बजट बना है आप इसके लिए कि हमारे पास 100 रुपए हैं, उन 100 रुपयों को हमें कहाँ खर्च करना है, उसके सामने हमें कैसे प्रावधान, कैसे रेवेन्यूज दिखाने हैं, वो बजट है। अब अगर उससे हम इतनी सारी उम्मीदें जोड़ बैठे हैं कि आप डेफिनेशन दोहराइएगा, डेफिनेशन चेंज कीजिए, 40 से 50, 50 से 90 लाख कीजिए, वो सारी चीजें, मुझे नहीं लगता कि उसका बजट से कोई डायरेक्ट सीधा साधा संबंध है। आज से कुछ 2 महीने पहले नीति आयोग, हाउसिंग मिनिस्ट्री सब इकट्ठा होकर उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस किया है, जिसमें आई एम श्योर क्रेडाई और सारे ही लोग वहां पर जुड़े थे। वो प्लेटफॉर्म है। मुझे नहीं लगता बजट से इस चीज का कोई सीधा साधा ताल्लुक है। हम सब हुमन इतनी सारी उम्मीदें लगा बैठते हैं बजट से, जो मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है।
अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। आपने जो सवाल जो सीआर के लिए उठाया है, जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में पर शहर तकरीबन 5,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने वादा किया। देखिए ये आज अब आती है बात बजट पर। ये है मकसद बजट का कि 5,000 करोड़ का एक अमाउंट आपके लिए तय किया गया कि आप अच्छे शहरों पे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज पे गौर कीजिए, फिक्र कीजिए, उनको बड़ा बनाइए। बजट का ये काम है और वो उन्होंने किया है, बहुत अच्छे बखूबी किया है। और यही चीज जिसका आप जिक्र कर रहे हो, टेम्पल टाउन्स हैं या हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस टाउन्स हैं, उनमें अगर आप इमेजिन कीजिए 5,000 करोड़ की राशि अगर आप मिलती है उन शहरों को, और ये टीयर 2 टीयर 3 सिटीज हैं, उनके साथ क्या क्या किया जा सकता है, बेहतरीन इंप्रूवमेंट्स हो सकता है। एक और चीज जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वो ये है कि पिछले कई सालों के खिलाफ इस बार एक और चीज आई है जो बहुत ही डिस्क्रीटली बजट में लॉन्च की गई है। उसे चैलेंज मेथड कह रहे हैं ये लोग। ये एक चैलेंज मेथड ये कहता है कि अगर आपको शहर को 5,000 करोड़ देने भी हैं, वो आपको सिर्फ आपके कहने पर 5,000 करोड़ आपके सामने प्लेट में नहीं रखे जाएंगे, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लैंड एक्विजिशन, वो सारे जो रिफॉर्म्स हैं उनमें आपने कैसे परफॉर्म किया। करेक्ट। और एक कंपटीशन कि अगर 15 शहरों ने 5,000 करोड़ के लिए अप्लाई किया तो जो सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस जो दिखा रही हैं उनको इस चीज का एलोकेशन होगा। तो ये अब तक के जो बदकिस्मती से बात होती थी पॉलिटिकल गेन्स के लिए या और दूसरे मकासद के लिए आप बजट के प्रोविजंस किसी एक ही जगह इकट्ठा करते थे, उसको उन्होंने हटा के एक नया तरीका हमारे सामने लाया जो कंपटीशन मेथड है। और मेरे हिसाब से ये बहुत इनकलाबी कदम है। और अब आते हैं बात आपकी जो 5,000 करोड़ की राशि से जो शहरों की सारा फेस जो तब्दील होगा, बहुत अच्छा कदम है। और उसके चलते चाहे वो टेम्पल टाउन्स हो या हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस टाउन्स हो या इंडस्ट्रियल टाउन्स हो, वेयरहाउसिंग से ताल्लुक सिटीज हो, उन सब में जब आप इन चीजों को देखोगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लैंड एक्विजिशन, ये 2 या 3 चीजों पर खास तौर से गौर किया गया। और उसके बाद जब आपके पास ये राशि आएगी, आप उसे कैसे खर्च करोगे, आप देखिएगा एक नया पहलू हमारे शहरों का हमारे सामने आएगा। बिल्कुल सर, पोस्ट बजट की ये चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और बजट ऐलानों पर और विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, आपके विचारों को समझने की कोशिश करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। सौरभ जी, घर महंगे हो रहे हैं, किराए भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि भारत में रेंटिंग वर्सेस ओनिंग की सोच बुनियादी रूप से बदल रही है? और क्या बजट में इस ट्रेंड को लेकर कोई फोकस दिखा? क्योंकि सबको घर, ARHC समेत बहुत सी बातें हैं जो अधूरी सी दिख रही हैं। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस सरकार का भी एक मोटो था कि होम्स फॉर ऑल, एंड उन्होंने ये पूरा इसके ऊपर काम करने के लिए काफी साल पहले ही एक अनाउंसमेंट किया था कि एक सर्टेन टाइम तक वो चाहेंगे कि सब लोगों के लिए घर हो। एंड अभी ऐसा हो गया है कि लार्ज परसेंटेज ऑफ पीपल दे आर फोर्स टू रेंट, कि वो नहीं चाहते हैं रेंट करना, लेकिन क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है इसलिए वो रेंट कर रहे हैं। और इसके 2 रीजन है। एक ऑफ कोर्स कि अफोर्डेबल हाउसिंग अफोर्डेबल इतना रहा नहीं है। अगर आप पिछले 5-6 साल में ही देखेंगे तो जो टॉप सिटीज हैं उनमें एनीवेयर बिटवीन 60% टू 90% घर के प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं। एंड दूसरा आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी डेवलपर्स हैं उन्होंने भी 1 करोड़ के नीचे घर बनाना बंद कर दिया है। सारे डेवलपर्स हैव आल्सो मूव टू 1 करोड़ प्लस 1.5 करोड़ प्लस की सप्लाई की तरफ, जो कि शायद थोड़ा इजी है सेल करना, डिमांड काफी स्ट्रांग है वहां पे एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई है। बट आई थिंक कहीं पे जो 1 करोड़ के नीचे है, हमारा प्लेटफॉर्म दिखाता है कि वहां पे डिमांड एक्चुअली बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, बट सप्लाई नहीं है। तो अब वो लोग रीसेल की तरफ काफी जा रहे हैं। तो रीसेल में काफी उस चीज का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और जो लोग को रीसेल ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं वो रेंट कर रहे हैं, रादर वो फोर्स्ड हो रहे हैं कि उन्हें रेंट पे ही अपना घर लेना पड़ रहा है। तो आई थिंक कहीं इसका सोल्यूशन चाहिए, बिकॉज इन आर कल्चर, हमारे यहाँ जो है इंडिया में, कि लोगों को घर एक खरीदना एक बहुत ही इमोशनल एक टॉपिक है। चाहते हैं लोग कि घर ओन करें। कई जगह तो लोगों की शादी नहीं होती अगर उनके पास घर नहीं होता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये सोल्यूशन आना इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राम सर, आपके पास आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे कि
ठीक है, भले ही आप दबी जुबान में अपना दर्द बयां कर रहे हैं, लेकिन अगर इस बार के बजट को रेटिंग देनी हो तो आप इसे कैसे रेट करेंगे? नहीं, इसका तो ज्यादा नंबर नहीं दे सकता हूँ। ओवरऑल बजट के ऊपर तो अच्छा बजट है, मतलब ग्रोथ ऑफ द आई मीन कंट्री देखे तो वेरी ठीक गुड, है, ऐसा कोई इसमें नहीं है। ठीक मगर व्हेन यू टॉक बट इसमें ज्यादा कुछ नहीं हुआ ना, आई डोंट वांट टू गिव एनी नंबर फॉर दिस। करेक्ट। या ठीक है, गुलाम सर, आपके नजरिए से मैं समझना चाहूंगा कि आप इस बार के बजट को ओवरऑल क्या रेटिंग दे रहे हैं? मैं ओवरऑल इस बजट को कम से कम 8 मार्क 10 में से जरूर दूंगा, क्योंकि काफी फ्यूचरिस्टिक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हम्म, जो एक डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत ही बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से ये 8 तो बिल्कुल बनता है। हम्म, और जहां तक हाउसिंग का सवाल है, मुझे लगता है कि ओवरऑल इंडस्ट्री क्या हमेशा से बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेना अपने हम्म, आप में गलत है। और अगर उस उम्मीदों के कारण आप इस बजट को नंबर देने से कतरा रहे हैं, तो मुझे लगता है अप्रोच दुरुस्त नहीं है। हम्म। मेरा ख्याल से अच्छा बजट है, 8 नंबर है, बनते हैं, देने चाहिए। देखिए, ओवरऑल बजट मुझे लगता है कि काफी पॉजिटिव है, एंड शायद मैं भी 7 या 8 नंबर दूंगा उसको। हम्म, बट रियल एस्टेट के व्यू पॉइंट से मुझे लगता है कि ये वीक बजट है, एंड मैं हम्म। उसको शायद 5 नंबर दूंगा। बिल्कुल सर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बजट में दूरगामी सोच नजर आ रही है, बुनियादी ढांचे पर जोर दिख रहा है। रियल एस्टेट ने जो दर्जन भर उम्मीदें वित्त मंत्री को भेजी थी, वो शायद फाइल कहीं दब गई है नीचे। उसके बाद भी रियल एस्टेट सेक्टर बजट पर खुले दिल से स्वागत कर रहा है, ये भी अच्छा है। बहरहाल, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका राम सर, गुलाम सर और सौरभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज प्रॉपर्टी प्लस के इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए जी बिजनेस पर।